नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा ये इकोनॉमी का तीसरा लेक्चर है और इन्फ्लेशन का भी ये पार्ट 3 है और आज ये इन्फ्लेशन का लास्ट पार्ट होगा। हमने कल इन्फ्लेशन के बहुत सारे टर्म्स थे जिनके बारे में समझा था। ये टर्म कौन-कौन से थे? ये थे डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिफ्लेशन की जो कंडीशन है वो, स्टैगफ्लेशन क्या है और स्क्यूफ्लेशन क्या है? फिर हमने ये जाना था कि कोर इन्फ्लेशन क्या है और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। तो कल हमने इतना पढ़ा था। आज हम जो इन्फ्लेशन के जो मापक हैं, जो मुद्रास्फीति के मापक है या जिसके द्वारा मुद्रास्फीति को मापा जाता है, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो मुद्रास्फीति के 3 मापक हैं। एक तो है सीपीआई अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक अर्थात डब्ल्यूपीआई होल प्राइस इंडेक्स, तीसरा है जीडीपी डिफ्लेटर। तो आज हम इस क्लास में इन्हीं 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में अंतर देख लेंगे, फिर हम डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। बात की जाए डब्ल्यूपीआई का, थोक मूल्य सूचकांक, अंतर देखना है तो विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक अंतर देख लेते हैं, रीपैक क्यूक देख लेते हैं और ये है सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बात की जाए डब्ल्यूपीआई की, तो इसे कौन जारी करता है? इसे जारी करता है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय और इसे जारी करता है कौन? मॉस्पी अर्थात सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। और डेटा किसके द्वारा दिए जाते हैं? सीएसओ के द्वारा। सीएसओ, एनओसओ जो डेटा है वो संग्रह करती है और जारी कौन करता है? मॉस्पी। बात की जाए डब्ल्यूपीआई की, जो दूसरा अंतर है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में, यहाँ पर जो थोक मूल्य पर महंगाई का मापन किया जाता है, यहाँ पर प्राथमिक स्तर की जो रॉ मटेरियल होते हैं उसका मापन नहीं किया जाएगा। रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल के साथ साथ जो कंज्यूमर को उपलब्ध हो, जो अंत में हो, उसे हम मापन नहीं करते। प्रारंभिक स्तर में जो कंज्यूमर खरीदते हैं उसे हम प्रारंभिक स्तर कहते हैं। उसका मापन यहाँ उसकी महंगाई का मापन नहीं करते। उसकी जो प्रारंभिक स्तर की महंगाई का मापन कहाँ करते हैं? सीपीआई में। तो यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य पर महंगाई का मापन किया जाता है। अर्थात जो अनंतम स्तर की महंगाई होती है, वहाँ पर इसका मापन किया जाता है। और ये जो प्रारंभिक स्तर पर है, देखना, प्रारंभिक स्तर जहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं से तो थोक मूल्य पर किसी वस्तु को निकाला जाएगा। तो ये प्रारंभिक स्तर पर महँगाई को मापने का तरीका है, लेकिन ये है अंतिम स्तर पर महँगाई को मापने का तरीका। अर्थात अंतिम स्तर कहाँ होगा? लास्ट में कंज्यूमर ही तो होता है और प्रारंभिक स्तर में कहाँ? जब कोई कंपनी माल बेचेगी तो किस में बेचेगी? थोक मूल्य पर बेचेगी। तो ये पहला तो वही होता है ना। तो ये प्रारंभिक स्तर पर मापने महँगाई के मापने का तरीका है, जबकि ये अंतिम स्तर पर महँगाई के मापने का तरीका है। यहाँ पर डब्ल्यूपीआई में जो बेस ईयर लिया जाता है, वहाँ पर लिया जाता है 2011-12। ये 11-12 है ना, इसको ज़रूर याद रखना क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर जो डब्ल्यूपीआई में है केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर केवल वस्तुओं को ही लिया जाएगा। यहाँ पर वस्तु और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। जब यहाँ पर महँगाई मापेंगे तो वस्तु और सेवाओं दोनों को लेकर महँगाई का मापन किया जाएगा और इसका बेस ईयर होता है 2012। दोनों में अंतर है।
ये है 2011-12, ये है 2012। तो कोई भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अगला अंतर क्या है? यहाँ पर विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। हालाँकि रॉ मटेरियल भी हो सकता है, जैसे खेत से डायरेक्ट माल बिके, डायरेक्ट जो मंडी में बेचते हैं ना, मंडियों में, जो थोक बेचते हैं, थोक, किसको? जो खरीदार होते हैं, उनको। फिर खरीदार भेजता है कहाँ? मार्केट में। तो यहाँ पर खासकर अधिकांशतः विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो खाद्य वस्तुएँ हैं, जो खाद्य वस्तुएँ हैं, उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, खाद्य वस्तुओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये भी ये मासिक स्तर पर जारी किया जाता है, तो ये भी मासिक स्तर पर जारी किया जाता है। ये क्षेत्रीय स्तर पर भी जारी किया जाता है, जैसे राज्य सरकार भी जारी कर सकती है। क्षेत्रीय स्तर मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार। क्षेत्रीय का मतलब होता है राज्य सरकार, यहाँ पर क्षेत्रीय का मतलब राज्य सरकार से है। हालाँकि ये केंद्र सरकार जारी करती है, केंद्र सरकार में ही तो है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, लेकिन जारी कौन भी कर सकता है? राज्य सरकार भी। लेकिन जो सीपीआई है, यह केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही जारी करेगा और कौन जारी करता है? मॉस्पी। अगला अंतर है, इसे अप्रैल 2014 से पूर्व, अप्रैल 2014 से पूर्व जो मुद्रास्फीति का मुख्य सूचकांक यही था। जब हम मुद्रास्फीति मापते हैं ना, जो आरबीआई उसके थ्रू पॉलिसी बनाती है, तो इसी को लेती थी डब्ल्यूपीआई को। तो ये था मुद्रास्फीति का मुख्य सूचकांक था मापने का। लेकिन अप्रैल 2014 के पश्चात हमने डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई को ले लिया है। अब ये मुद्रास्फीति का मूल सूचकांक है, दोनों जारी करते हैं। लेकिन अब आरबीआई कोई पॉलिसी बनाएगी ना, तो इसको बेस बनाकर बनाएगी सीपीआई को। पहले इसको बेस बनाती थी, अब इसको बेस बनाती है। जारी दोनों होंगे, मासिक स्तर पर जारी होंगे और एक वाणिज्यिक मंत्रालय जारी करेगा, तो एक सांख्यिकी मंत्रालय जारी करता है। तो ये 7 अंतर थे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो कौन जारी करता है, दूसरा है ये इनका आधार वर्ष कौन-सा है और इसमें कौन-सी जो मदें हैं शामिल है, इसमें केवल वस्तु, इसमें वस्तु एवं सेवाएँ दोनों। और अब जो आरबीआई जो पॉलिसी बनाएगी, वो किस मूल सूचकांक को आधार बनाएगी? तो वो अब सीपीआई को बनाती है। कब से? अप्रैल 2014 से। अब हम जो डब्ल्यूपीआई है, उसको हल्का विस्तार देंगे। विस्तार कैसे? कि डब्ल्यूपीआई में जो वस्तुएँ शामिल हैं, उसमें कौन-कौन सी वस्तु शामिल की गई है। तो यहाँ पर डब्ल्यूपीआई में 3 प्रकार की वस्तुएँ शामिल की गई हैं। प्राथमिक वस्तुएँ, विनिर्मित वस्तुएँ और ईंधन पर आधारित वस्तुएँ। जो ईंधनीय और विद्युत वस्तुएँ हैं, उनको शामिल किया गया था। हमने बताया था ना, अधिकांशतः विनिर्मित वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया था। तो विनिर्मित वस्तुओं को कितनी है? 564 वस्तुओं को शामिल किया गया था। लेकिन जो प्राथमिक वस्तु हैं, उनको 117 हैं और ईंधनीय और विद्युत वाली जो वस्तुएँ हैं, वो है 16। तो ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं, आंकड़े चेंज होते रहते हैं, साल 2 साल में चेंज हो जाते हैं। हमें सिर्फ़ इतना यहाँ पर फ़ोकस करना है कि वेटेज किसका ज़्यादा है, वेटेज किसका ज़्यादा है, भारांश किसका ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा विनिर्मित वस्तुओं का, फिर प्राथमिक वस्तुओं का, फिर जो ईंधनीय या विद्युत वस्तुएँ हैं, उनका। तो भारांश किसका कितना है? विनिर्मित वस्तुओं का 64%, प्राथमिक वस्तुओं का 22% और ईंधनीय और विद्युत वस्तुओं को कितना है? 13%। तो वेटेज याद रखना किसका कितना ज़्यादा है। उसमें तीनों वस्तुएँ शामिल की गई हैं, प्राथमिक, विनिर्मित और ईंधनीय। तो विनिर्मित वस्तुओं ज़्यादा है इसमें वर्ष 2022 में, जो थोक मूल सूचकांक है, उसकी मुद्रास्फीति में 13% की बढ़ोतरी हुई थी। कब? 2022 में। कारण था रूस,
यूक्रेन संघर्ष से वस्तुओं की जो आवाजाही होनी थी, वो डिसरप्ट हो गई थी। अर्थात उसकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ बिगड़ चुकी थी। इसके कारण 2022 में जो थोक मुद्रास्फीति है, उसकी दर 13% तक बढ़ गई थी। कारण रूस-यूक्रेन संघर्ष। बात की जाए 2021, 2022 और 2023 में देखा जाए अंतर, किसका कितना था? तो 2021 में जो डब्ल्यूपीआई था, वो था 1.3%, जबकि 2022 में ये 13% बढ़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और 2023 में जो अभी ये अनुमानित इसमें लिखा गया है, ये थी 11.5% 2023 में। तो ये तुलना है 2021, 22 और 23 की। हालाँकि मैं जो नए अपडेट आंकड़े हैं, उसको पीडीएफ में डाल दूँगा। तो ये है डब्ल्यूपीआई। कौन जारी करता है? ये हमने ऊपर देख लिया। इसमें से कौन-सी वस्तुएँ कितनी वेटेज में शामिल की गई हैं, वो हमने देख लिया। और इसके हमने 3 साल का जो अंतर है, इसमें कितनी मुद्रास्फीति रही, वो जान लिया है। और 2022 में जो मुद्रास्फीति बढ़ी है, उसका कारण भी हमने जाना। अब हम बहुत ही विस्तार से सीपीआई के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सीपीआई को कई वर्गों में बाँटा गया है, उसके कई कैटेगरीज़ हैं। तो इसको आरबीआई भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कवर करता है, उसी के आधार पर अपनी पॉलिसी बनाता है, इसलिए हम इसको विस्तार से जानेंगे। देखिए, जो सीपीआई है, ये 4 प्रकार से जारी की जाती है। सीपीआई को 4 प्रकार से जारी किया जाता है, 4 श्रेणियों में जारी किया जाता है। 4 श्रेणियाँ कौन? एक तो औद्योगिक, श्रमिक में सीपीआई जारी की जाएगी। दूसरा है ग्रामीण श्रमिक, तीसरा है कृषि श्रमिक और चौथा है संयुक्त रूप से जारी करना, मतलब सभी को संयुक्त करके जारी किया जाता है। सभी का आधार वर्ष अलग-अलग है। हमें मुख्यतः याद रखना है किसका? संयुक्त वाले का। संयुक्त वाले का हमें याद रखना है। तो जारी कौन किसको करता है? ये ज़रूर याद रखना। ये जो 3 है, औद्योगिक श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक और कृषि श्रमिक की सीपीआई। तो सीपीआई औद्योगिक श्रमिक, सीपीआई ग्रामीण श्रमिक, सीपीआई कृषि श्रमिक। इस इन तीनों को जारी करता है कौन? श्रम ब्यूरो। ये श्रम ब्यूरो लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है कौन? लेबर ब्यूरो या श्रम ब्यूरो। तो श्रम ब्यूरो इसको तीनों को जारी करता है, तीनों को जारी करता है। और इनके आधार वर्ष की बात की जाए, तो औद्योगिक श्रमिक का आधार वर्ष है 2016, ग्रामीण श्रमिक का आधार वर्ष है 1986 से 1987 और कृषि श्रमिक का जो आधार वर्ष रखा गया है, वो रखा गया है 2016। अब इनके थोड़े फीचर हैं, उनको देख लेते हैं। जो औद्योगिक श्रमिक है, इसके तहत जो कर्मचारियों के वेतन है, वेतन भत्ते, उनका निर्धारण किया जाता है। किसके तहत? औद्योगिक श्रम के सीपीआई मुद्रास्फीति के आधार पर जो उनके वेतन भत्ते हैं, उनका निर्धारण किया जाता है, इस मुद्रास्फीति के आधार पर। यह औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य परिवर्तन का मापन करता है। तो औद्योगिक क्षेत्रों में जो मूल्य परिवर्तित हो रहे हैं, वो किस हिसाब से हो रहे हैं, वो इस आधार पर सीपीआई औद्योगिक श्रमिक के आधार पर मापन करते हैं और इसी के आधार पर जो औद्योगिक श्रम में वेतन भत्ते हैं, उनका निर्धारण किया जाता है। अगला है ग्रामीण श्रमिक, इसका आधार वर्ष 1986-87। यहाँ पर इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में महँगाई का मापन किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में महँगाई किस हिसाब से चल रही है, उसका उसका मापन किसके तहत किया जाता है? सीपीआई ग्रामीण श्रमिक के तहत। जो मनरेगा की मज़दूरी होती है, उसका जो निर्धारण होता है, वो इसी मुद्रास्फीति के आधार पर किया जाता है। तो
मनरेगा की मजदूरी दर के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कृषि श्रमिक, इसका आधार वर्ष 2016। इसे कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो कृषि श्रमिक हो उसके जो न्यूनतम मजदूरी है, क्या रखनी चाहिए? वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। बात की जाए सीपीआई की, तो इसका आधार वर्ष 2012 है, जिसको हमने ऊपर देखा। सीएसओ, एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। ये किसके अंतर्गत काम करता है? ये काम करता है मॉस्पी के अंतर्गत। वही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी के अंतर्गत ये काम करता है। जारी कौन करता है? एनएसओ। प्रत्येक माह जारी किया जाता है, मासिक आधार पर जारी किया जाता है और यहाँ पर हर चीज को ले लिया जाता है, हर मदों को शामिल किया जाता है यहाँ पर। यहाँ सेक्टर वाइज है, यहाँ पर जबकि यहाँ पर सभी को जोड़ लिया जाता है और फिर उस आधार पर मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। नोट्स की बात की जाए, अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी मुद्रास्फीति से ग्रामीण मुद्रास्फीति अधिक है। तो जितने भी संघ राज्य हैं और राज्य क्षेत्र हैं, वहां पर जो मुद्रास्फीति है, शहरी मुद्रास्फीति, उससे कहीं ज्यादा किसकी है? ग्रामीण मुद्रास्फीति। ये नोट्स है, ये 2023 के आंकड़े लिए गए थे। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बताया गया था। 2023 में तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र की मुद्रास्फीति सर्वाधिक रही। तो सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति किसकी थी? किस स्टेट की? तेलंगाना की, फिर उसके बाद पश्चिमी बंगाल की, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की। हमें 3 राज्य ही याद रखने हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वो तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो शहरी मुद्रास्फीति से ग्रामीण मुद्रास्फीति अधिक रहती है ज्यादातर वर्षों में। अर्थात इसे जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसको खुदरा खुदरा मुद्रास्फीति भी कहते हैं। तो सीपीआई संयुक्त आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में चरम सीमा से गिरावट हुई थी। मतलब जो 2022 में मुद्रास्फीति थी, कौन सी? खुदरा मुद्रास्फीति या सीपीआई, उसकी तुलना में 2022 में बहुत तेजी से इसमें गिरावट आई थी। तो 2021 में ज्यादा थी, जबकि 2022 में इसमें लगातार गिरावट आई थी, चरम सीमा से गिरावट हुई थी। सीपीआई संयुक्त आधारित खुदरा मुद्रास्फीति, इसी को हम खाद्य मुद्रास्फीति भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट रखे जाते हैं ना, देखो वस्तु एवं सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। इसमें खाद्य जो प्रोडक्ट हैं, वस्तु हैं, उनको ज्यादा शामिल किया जाता है। 2021 में ये 7% रही थी, 2022 में ये 3.8% रही थी, लेकिन जो 2023 में है, ये फिर से 7 से 8 के बीच मुद्रास्फीति रही थी, सीपीआई बेस्ड। वर्तमान में मुद्रास्फीति सॉरी जो वर्तमान में मुद्रास्फीति चल रही है, वो वर्ष 1970 के दशक के अनुभव को दोहरा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 1950 के दशक में महंगाई दर करीब 2% थी। 1950 के दशक की बात की जा रही है, जो 1960 के दशक में युद्ध के कारण करीब 6% तक बढ़ गई थी। भारत में महंगाई दर अनिश्चितता के माहौल में सबसे अधिक उथल-पुथल कब हुई थी? 1970 में। तो क्यों कहा जा रहा है कि 1970 को दोहरा रही है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अनिश्चितता, महँगाई में अनिश्चितता 1970 के दशक में देखी गई थी। सेम इस समय भी देखी जा रही है। 1970 में जो उथल-पुथल देखी गई थी, उसका कारण था युद्ध होना। 1962 में हमने चीन के साथ युद्ध किया था। फिर 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। फिर 1971 में भी
1971 में भी हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था। लेकिन ये 2 कारण थे जो 1970 का दशक था, उसमें ये 2 युद्ध कारण थे। 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। तो 1970 के दशक में जो पूरा दशक था, वहाँ पर औसतन मुद्रास्फीति 7.5% रही थी और अब जो मुद्रास्फीति है 2023 से यही 6 से 8 के बीच चल रही है। तो दोहरा रही है ना 1970 के दशक। 1990 के दशक को सर्वाधिक महंगाई वाला दशक माना जाता है। क्यों? क्यों माना जाता है? क्योंकि उस समय हमने एलपीजी लाए थे। एलपीजी कारण था। 1990 के दशक का जो कारण था वो था एलपीजी। 1991 में जो मुद्रास्फीति रही थी सबसे ज्यादा थी। कितनी? 13.9%। अभी तक इतनी मुद्रास्फीति किसी भी साल नहीं गई। 1991 का जो सन है इस वर्ष को याद रखना। क्यों? क्योंकि इस समय जो सीपीआई था सबसे ज्यादा था। कितना था? 13.9%। विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर वर्ष 2021 में 5.9% से बढ़कर 9% से बढ़ाकर 1922 में 9.9% हो गई है। उथल-पुथल मची हुई है सारी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। इसका कारण हमारे भारत में भी पड़ रहा है इसका प्रभाव। तो भारत में भी 1970 के दशक को दोहरा रही है। 1970 के दशक में कारण था युद्ध, लेकिन अब पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। सबसे बड़ा कारण है पूरे विश्व में युद्ध चल रहे हैं। वहाँ देख लो रूस यूक्रेन वार, वहाँ देख लो इज़राइल फ़िलिस्तीन वार, वहाँ देख लो अमेरिका और ईरान के बीच जो बमबारी है वो हो जा रही है। वहाँ देख लो म्यांमार के साथ उथल-पुथल चल रही है। बांग्लादेश के साथ उथल-पुथल चल रही है। उसके साथ-साथ श्रीलंका के साथ भी उथल-पुथल हुई है। पाकिस्तान के साथ भी वही उथल-पुथल हो रही है और चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वार छिड़ा हुआ है। उसके चलते ये सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो रही हैं। वही कारण है जो मुद्रास्फीति में उथल-पुथल मचा रही हैं। अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर कितनी रही थी? 7.8%। हमें ये ज़्यादा याद रखना और ये 1970 वाला कारण भी याद रखना। अगस्त 2022 में 7% पर स्थिर बनी रही। दिसंबर 2022 में कमी आई और लगभग 5.7% हो गई। बात की जाए 2021, 2022 और 2023 की तुलना की जाए तो डब्ल्यूपीआई रहा था 1.3% 2021 में, लेकिन सीपीआई 6.2%। 2022 में जो डब्ल्यूपीआई था वो था 13%, सीपीआई था 5.5%। 2023 में जो डब्ल्यूपीआई था वो था 11.5% और सीपीआई था 6.8%। जो आगे के आंकड़े हैं 2024 वाले उनको मैं अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ से हमने सीपीआई का इतिहास जानने की कोशिश की। बाद में 2021, 22 और 23 के जो आंकड़े हैं वो जानने की कोशिश की। अब हम जो कुछ समिति की सिफारिश है उन पर ध्यान देंगे, उन पर फोकस करेंगे। जैसे उर्जित पटेल समिति की जो सिफारिशें थी उसको देखेंगे। डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई को क्यों लाया गया? वो यहाँ पर उर्जित पटेल की जो समिति थी उसी की सिफारिश के आधार पर इसको लाया गया था। तो उर्जित पटेल की समिति पर डब्ल्यूपीआई के स्थान पर अप्रैल 2014 से सीपीआई को मुख्य सूचकांक बनाया गया, जिसके कारण निम्न थे। तो यहाँ पर आप समिति का जरूर याद रखना। ये जो उर्जित पटेल समिति है किस पर बेस्ड है? तो सीपीआई पर बेस्ड है, मतलब खुदरा मुद्रा सूचकांक पर। यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर ये आधारित है। उसकी सिफारिशों के लिए ये समिति बनाई गई थी। तो इसके कारण से कि डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई को लेना क्या कारण है? क्यों इसको लिया गया था? तो डब्ल्यूपीआई में
जो प्राथमिक स्तर की महँगाई का मापन किया जाता था, हमने ऊपर देखा था अंतर में। तो डब्ल्यूपीआई में प्राथमिक स्तर की महँगाई का मापन किया जाता था, लेकिन सामान्यतः जनता खुदरा उपभोक्ता मूल्य से प्रभावित होती है। तो जो डब्ल्यूपीआई है ये इसमें तो खरीदार प्रभावित होंगे, लेकिन जो खुदरा वाली जो मुद्रास्फीति है, इसमें आम जनता, हम जैसे लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए इसको डाला गया था। तो जनता जहाँ प्रभावित होगी उसी चीज़ को तो हम लेंगे। इसलिए एक कारण ये था। इसलिए सीपीआई को अपनाया गया था। डब्ल्यूपीआई में और क्या कारण है? डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं को शामिल किया गया था। अतः इससे अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा आधा हिस्सा ही आधे हिस्से का मापन ही नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि सेवा क्षेत्र को नहीं लिया गया था। सेवा क्षेत्र लगभग आधा हिस्सा कवर करती है। तो इसलिए हमने सीपीआई को लिया। सीपीआई को क्यों? सीपीआई में दोनों चीज़ शामिल होती हैं। वस्तु और सेवा दोनों शामिल होती हैं, लेकिन डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता था। डब्ल्यूपीआई में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन सामान्य जनता खाद्य वस्तुओं से अधिक प्रभावित होती है। तो जहाँ पर जनता ज़्यादा प्रभावित होगी, हम उसी के आंकड़ों को बेस बनाते हैं। लेकिन सॉरी डब्ल्यूपीआई में विनिर्मित वस्तुओं को पर ज़्यादा फोकस किया गया था और सीपीआई में खाद्य जो वस्तु हैं उसको ज़्यादा फोकस किया गया। इसलिए सीपीआई को हमने आधार बनाया। कर्मचारियों के जो महँगाई भत्ते हैं, वो भी सीपीआई पर आधारित होते हैं। यहाँ पर देखा ना, जो औद्योगिक श्रमिक है ना सीपीआई का, सीपीआई आईडब्ल्यू आईडब्ल्यू इस पर बेस्ड ही तो यहाँ पर जो वेतन भत्ते हैं उसका निर्धारण किया जाता। इसलिए कर्मचारियों के महँगाई भत्ते सीपीआई पर आधारित होते हैं। इसलिए एक कारण ये भी है। अगला कारण क्या है? प्रायः सभी विकसित देशों ने सीपीआई को ही मूल सूचकांक अपनाया है, तो हम क्यों छूट जाएँ? तो हमने भी सीपीआई को बेस बना लिया मॉनेटरी पॉलिसी में काम करने के लिए। तो ये सुझाव दिए थे उर्जित पटेल ने और उनके सुझाव के आधार पर हमने जो बेस बनाया है किसको? सीपीआई को। सीपीआई को बेस बनाया है किसकी जगह? डब्ल्यूपीआई की जगह। अब हम देखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? यहाँ पर आप एक फ़ॉर्मूला याद रखना। ये अनुपात होता है किसका? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अनुपात या रेशियो जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के अनुपात को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। तो ये नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी की बात की जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जा रही है। जीडीपी का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जीडीपी के बारे में, इसका निर्माण कैसे होगा, इसका बेस ईयर क्या होता है, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, आखिर क्या है जीडीपी? उसके बारे में जानेंगे हम आगे। तो यहाँ पर जो जीडीपी डिफ्लेटर है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के अनुपात को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। बात की जाए नॉमिनल जीडीपी को, तो ये करंट प्राइस पर आधारित होती है। तो चालू मूल्य पर आधारित जीडीपी करंट प्राइस कहते हैं। तो ये नॉमिनल जीडीपी है, करंट प्राइस पर आधारित होती है। इसकी गणना प्रचलित वर्ष के मूल्यों पर की जाती है। मतलब हम किसी ईयर के साथ, किसी वर्ष के साथ हम इसे एडजस्ट नहीं करते हैं। जो वर्तमान में जितना उत्पादन हुआ है, उसी को हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। मतलब ये कि इस साल हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन हुआ है, इसका वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, इसमें मूल्य पर आधारित, तो उसी को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो प्रचलित वर्ष अर्थात वर्तमान वर्ष के मूल्यों पर इसकी गणना की जाती है। इसमें वृद्धि से तात्पर्य कीमतों में वृद्धि से है। इसमें जो वृद्धि हो रही है उसका मतलब है कीमत।
मतलब मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है। वस्तुओं या सेवाओं की वृद्धि से इसका संबंध होता है। अभी हम बेस ईयर जब जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे तो जो फैक्टर हैं उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे। अभी हम जीडीपी डिप्लेटर को एक क्विक मतलब थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। बात की जाए रियल जीडीपी के, तो ये स्तर मूल्य पर आधारित होती है। तो जीडीपी का जो बेस ईयर होगा, उसके साथ हम एडजस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले लूँ कि 2000 मान लो आज 2025 चल रहा है, 2020 में 2020 में 2 कारें 2 कार 2 कार उत्पादित हुईं अर्थव्यवस्था में। 2 कार उत्पादित हुईं, मान लो एक कार की कीमत है 1 लाख रुपए, ₹100 मान लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा और एक कार की कीमत है ₹100 मतलब कुल मिलाकर ₹200 है, ₹200 है। सेम 2025 में ये 2 ही कार उत्पादन हुई, 2 ही कार उत्पादित हुई। अब इनकी एक कार की कीमत हो गई ₹150 और एक कार की कीमत हो गई ₹150। तो अब ये कितने का हो गया? ₹300। तो ये तो हो गया प्रचलित वर्ष में जो जीडीपी आई ये है। ये है प्रचलित वर्ष में। जो वर्तमान वर्ष में है, जीडीपी कितनी रही? दो ₹300। लेकिन यदि हम बेस ईयर 2020 को मान लें, बेस इसको मान लें 2020 को, तो ये मान के चला जाएगा कि जीडीपी सिर्फ 200 ही रही। क्यों? क्योंकि जो 2 कार की कीमत उस समय थी, हमने इस साल भी 2 कार ही उत्पादित की हैं। 2 कार ही उत्पादित की हैं और हमने बेस कौन से 2020 को मान लिया, जो 2020 में प्राइस थे, उसी के हिसाब से हम आज की गाड़ियों को तौलेंगे। समझे? तो यदि आज का जो प्रचलित मूल्य है उसको ले लिया जाए, तो ये ₹300 हो गया। तो ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी यदि हम बेस ईयर्स के हिसाब से इसका तुलना करें, तो उसे कहते हैं हम रियल जीडीपी। तो यदि इसके हिसाब से तुलना करें, तो ये ₹200 ही होगा। ये हो गई रियल जीडीपी। समझे? तो ये स्थिर मूल्य पर आधारित जीडीपी होती है, मतलब स्थिर जो हमने बेस ईयर मान लिया उस पर आधारित। इसकी गणना आधार वर्ष के मूल्यों पर की जाती है। इसमें वृद्धि से तात्पर्य इसके उत्पादन में वृद्धि है। अर्थात यदि इनमें वृद्धि हो रही है ना, अब जैसे मान लो 2 की जगह 3 कार उत्पादित हो गई थी। 1 कार और ये 150 की हो जाएगी, 1 कार और 150 की हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा मूल्य? ये टोटल 450 का होगा। तो ये 450 तो हो जाएगी नॉमिनल जीडीपी। लेकिन हम रियल जीडीपी की बात करेंगे तो प्रत्येक कितने की थी? 100 की। अब यहाँ पर 3 उत्पादित हुई हैं, तो हम उस बेस ईयर के हिसाब से यदि इसकी गणना करेंगे तो ये 3 कितने की हो जाएँगी? ₹300। तो ये हो जाएगी रियल जीडीपी। तो इसे हम इसमें जो वृद्धि होती है वो उत्पादन में वृद्धि हुई है। मतलब उत्पादन का मतलब 2 की जगह 3 उत्पादन हुआ, मतलब उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है। तभी तो हम मानेंगे, यदि बढ़ी है तो उत्पादन बढ़ा ही होगा। यदि जीडीपी बढ़ी है रियल जीडीपी तो इसका मतलब है उत्पादन बढ़ा होगा, ना कि मुद्रास्फीति बढ़ी होगी। तो ये है जीडीपी डिप्लेटर। उसको हमने जाना नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। अब हम जो अभी तक पढ़ रहे थे ना मुद्रास्फीति के बारे में, अभी तक हमारी जो तीसरी क्लास थी, अब हम इसको ओवरऑल देखेंगे कि मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या हो सकते हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा मुद्रास्फीति का, वो देखते हैं कि यहाँ पर नंबर 1 है निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति। यदि इसमें समृद्धि होती है, मुद्रास्फीति होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था में ये समृद्धि में, ग्रोथ में सहायक होती है। जैसे हमने फिलिप वर्क में पढ़ा था, फिलिप वर्क में पढ़ा था और हम यहाँ पर टारगेट इन्फ्लेशन लेते हैं। कितना टारगेट इन्फ्लेशन था? 4 से 6 के बीच में, सॉरी
4% रखा था, लेकिन इसमें 2% का फ्लक्चुएशन था। मतलब 2 से 6 के बीच में हमने टारगेट रखा था। टारगेट इन्फ्लेशन इतना था। तो जो यदि एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति रहेगी, तो वो हमारी इकोनॉमी में समृद्धि में सहायक होगी, मतलब ग्रोथ में सहायक होगी। अधिक मुद्रास्फीति से उपभोक्ता वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब मुद्रास्फीति बढ़ जाए, तो जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? अब कोई वस्तु जैसे ₹10 की खरीदी जा रही थी, 8-10 दिन बाद या अगले महीने वो ₹20 की पड़ जाए, तो अब उपभोक्ता को ₹20 खर्च करने पड़ेंगे कि नहीं? तो उपभोक्ता पर ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उससे लोगों की जो क्रय शक्ति है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुद्रास्फीति ही मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है। जैसे सॉरी जिसके फलस्वरूप हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। तो ये भी एक कारण है, यदि मुद्रास्फीति लगातार बनी रही, तो वो एक ये भी कारण बन सकता है कि ये और मुद्रास्फीति को बढ़ा दे। क्योंकि आज मुद्रास्फीति ₹10 है, तो कोई और इसे ₹12 में माँगने लगेगा, कोई इसे ₹15 में माँगने लगेगा। इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और अंत में हाइपर इन्फ्लेशन तक जा सकती है। अधिक मुद्रास्फीति से वस्तुओं की माँग भी कम हो जाती है। मतलब आज कोई ₹10 में सामान मिल रहा था, कल ये ₹20 में सामान मिल रहा है, परसों ये ₹25 में मिलेगा। क्यों कोई लोग सामान खरीदेगा? सामान की माँग ही कम कर देगा। तो यहाँ पर वस्तुओं की माँग कम हो जाती है, जिससे क्षेत्र विशेष में मंदी आ सकती है। मुद्रास्फीति के कारण निर्यात में कमी तथा आयात में वृद्धि होती है, जिसके कारण चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। जो चालू खाता घाटा है, वो बढ़ सकता है। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। एक स्टेटमेंट दे देगा और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हमने जो ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, हमने इन सभी के बारे में जो 3 क्लास हैं, उनमें हम पहले सभी को समझ चुके हैं कि क्या कारण है, कैसे बढ़ेगा, क्यों ये घट रहा है। अगला है जो प्रभाव उसका, उससे विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आ सकती है। मुद्रास्फीति के समय ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। जब मुद्रास्फीति होती है तो ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं, जिससे निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मुद्रास्फीति के समय उपभोक्ता, ऋणदाता, स्थिर आय वर्ग को हानि की स्थिति में रहते हैं। तो हमने देखा था ना, मुद्रास्फीति की वजह से किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी। तो उपभोक्ता को हानि, ऋणदाता को हानि, स्थिर आय वर्ग को हानि हो सकती है। मुद्रास्फीति से कालाबाजारी हो सकती है, जमाखोरी हो सकती है और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। ये है मुद्रास्फीति के प्रभाव। अब हम जो मुद्रास्फीति के निवारण के उपाय हैं, वो देखेंगे। देखो, जो मौद्रिक उपाय हैं, इसमें इन उपायों को लिया जाता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट सॉरी बैंक रेट और एमएसएफ और भी हैं, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी में बेहतर तरीके से जानेंगे। अभी सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि मुद्रास्फीति में जो निवारण है, उसके कौन-कौन से निवारण हो सकते हैं। तो एक है मौद्रिक उपाय, ये आरबीआई उपयोग में लाती है। तो मुद्रास्फीति के समय कठोर, संकुचनकारी या महंगी मौद्रिक मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाता है। अर्थात इस समय सभी ब्याज दरें बढ़ा दी जाती हैं। रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा, एमएसएफ को बढ़ा दिया जाएगा और एक और टूल्स आया है एसडीएफ, इसको भी बढ़ा दिया जाएगा। मतलब सभी को बढ़ा दिया जाएगा, सभी को बढ़ा दिया जाता है। नोट आरबीआई द्वारा सीपीआई मुद्रास्फीति को +-2 के दायरे में रखते हुए 4% रखने की कोशिश करती है। इसको हमने जाना है 2 से 6% के बीच में। तो मौद्रिक नीति उपाय में क्या-क्या किया जा सकता है? ये क्या है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एसडीएफ इन सब के बारे में हम आगे की क्लासों में देखेंगे। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने जो आरबीआई की है ना मौद्रिक नीति समिति,
आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने मई और दिसंबर 2020 के मध्य नकदी समायोजन सुविधा के तहत रेपो दर को बढ़ाकर 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 4 से 6.25% कर दिया था। कब? 2020 में। लेकिन ये तो 2020 की बात है, जब महँगाई दर बढ़ रही थी, जब महँगाई दर बढ़ी हुई थी, मुद्रास्फीति थी, तो वहाँ पर महँगाई दर को कंट्रोल करने के लिए कितनी कर दी थी? 6.25%। लेकिन अभी हाल ही में अप्रैल 2025 की बात की जाए, तो ये जो रेपो रेट है, रेपो रेट ये है कितना? इसे रखा गया है 6.02%। इसको याद रखना। हालाँकि ये भी द्विमासिक आधार पर मौद्रिक नीति समिति अपना डेटा रिलीज़ करती है, तो ये चेंज होती रहती है। अभी अप्रैल की बात की जा रही है। इसे रखा गया है कितना? 6.0%। तो ये मौद्रिक नीति उपाय हैं, जो आरबीआई इनको उपयोग में लाती है। अगला है राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय, यहाँ पर सरकार काम करेगी, वहाँ पर आरबीआई काम कर रही थी, राजकोषीय उपाय में सरकार काम करेगी। इसके तहत जो अप्रत्यक्ष कर हैं, अप्रत्यक्ष करों में कमी की जाती है। कमी की जाती है। यदि मुद्रास्फीति है ना, तो अप्रत्यक्ष जो कर हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, हमने देखा था जब लागत आधारित मुद्रास्फीति होती है ना, उस समय लागत के बढ़ने पर, किसी वस्तु की लागत के बढ़ने पर मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। लागत, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दोगे ना किसी वस्तु पर, तो लागत तो उसकी बढ़ जाएगी ना वस्तु की। और यदि लागत बढ़ेगी तो निश्चित है मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। तो सरकार मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, लागत कम हो, उसके लिए अप्रत्यक्ष करों में कमी कर देती है, ताकि वस्तुएं एवं सेवाएं सस्ती हो सकें। इसके साथ साथ जो सरकार और क्या कर सकती है? देखो, प्रत्यक्ष करों में तो कमी कर देगी, लेकिन जो प्रत्यक्ष कर हैं उनमें वृद्धि कर देगी, ताकि सरकार के पास रुपया ज़्यादा पहुँचे, मार्केट से रुपया सरकार के पास पहुँचे। इसके चलते माँग कम रहेगी, रुपया कम रहेगा मार्केट में, तो माँग कम रहेगी, ताकि बाज़ार की तरलता को प्रबंधित या मैनेज किया जा सके। इस समय निर्यात के प्रति कठोर नीति अपनाई जाती है, मतलब निर्यात कम किया जाएगा। तो इसके चलते हमारे देश में ही सामान ज़्यादा रहेगा। यदि निर्यात करोगे तो सामान में कमी आएगी ना, यदि सामान में कमी आएगी तो आपूर्ति कम हो जाएगी, आपूर्ति कम होगी तो महँगाई बढ़ेगी। तो इसलिए निर्यात के प्रति हम कठोर नीति अपनाते हैं, ताकि घरेलू बाज़ारों में आपूर्ति बनी रहे। इस समय आयात के प्रति हम उदार नीति अपनाते हैं, मतलब आयात लाओ, कितना लाओगे? आपूर्ति बढ़ाएँगे, घरेलू बाज़ार में आपूर्ति बढ़ाई जा सके। मुद्रास्फीति निवारण के दीर्घकालिक या दीर्घकालीन उपाय के रूप में आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण तथा उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान दिया जाता है। हाल ही में सरकार ने आलू, प्याज, टमाटर तथा सभी फल एवं सब्जियों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कीमत नियंत्रण हेतु ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ किया था। तो इसको ज़रूर याद रखना। ऑपरेशन ग्रीन क्या है? ताकि जो आलू है, प्याज है, टमाटर है, जितनी सब्जी है और सभी फल, उनकी जो कीमत है उनको नियंत्रण किया जा सके। उसके लिए हमने ऑपरेशन ग्रीन चलाया था। इसके पहले, ऑपरेशन ग्रीन के पहले ये टॉप चलाया गया था। ये टॉप 3 चीज़ों को कवर करता था, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। लेकिन ऑपरेशन ग्री सॉरी ऑपरेशन ग्रीन इसका ही आगे का बढ़ता हुआ क्रम है। इसमें सभी चीज़ों को शामिल कर लिया गया। टॉप को तो किया है जो टॉप में शामिल था। उसके साथ-साथ अब सभी फलों को और सभी सब्जियों को इसमें शामिल किया गया है, ताकि उनकी जो मूल्य मूल्य है, जो कीमत है, उस पर नियंत्रण किया जा सके, मतलब महँगाई ना बढ़ सके।
एक निश्चित दर पर बढ़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा ना बढ़ सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण भी खाद्यान्न मुद्रास्फीति को नियंत्रित तथा प्रभाव को न्यूनतम करता है। तो पीडीएस सिस्टम है, यहाँ से हम खाद्यान्न उपलब्ध करवा देते हैं आम जनता को, ताकि खाद्यान्न जो मुद्रास्फीति है उस पर नियंत्रण किया जा सके और जो उसका प्रभाव उसको हम कम कर सकें। अब अगला है, ये तो जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रण करने के उपाय, एक तो आरबीआई करेगी और एक सरकार करेगी। आरबीआई करती है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति या मौद्रिक उपाय, सरकार करेगी राजकोषीय नीति या राजकोषीय उपाय। अगला टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है, सॉरी टॉपिक तो नहीं, एक छोटा-सा टर्म है, आधार प्रभाव क्या है? हालाँकि हमने आधार प्रभाव को यहाँ पर अच्छे से देखा, यहाँ पर कैसे पड़ता है यहाँ पर आधार प्रभाव? यहाँ 4.5 की थी नॉमिनल जीडीपी, यहाँ 300 की पड़ रही है, आधार आधार के हिसाब से देख रहे हैं, कितना 150 का अंतर है, समझे? तो हम अब उसी को देख रहे हैं। यहाँ पर है, जो विगत वर्षों के आंकड़ों तथा कीमतों का प्रभाव प्रदर्शित किया जाता, जो विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में, आधार प्रभाव पिछले वर्ष में मूल्य स्तर में वृद्धि के प्रभाव को इस वर्ष के मूल्य में वृद्धि में प्रदर्शित करते हैं। मतलब कुल मिला के ये है, जो पिछले साल कीमत रही, पिछले साल कीमत थी और जो वर्तमान कीमत है, उसमें क्या अंतर है? तो पिछले साल की जो कीमत है और जो वर्तमान कीमत है, उन दोनों में अंतर क्या है? उसी को हम ये आधार प्रभाव कहते हैं। तो पिछले साल से तुलना की जाती है वर्तमान कीमत पर, आधार प्रभाव में, समझे? तो जो पिछले साल का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसी को देखा जाता है आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट। अब हम, ये तो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आधार प्रभाव क्या पड़ेगा? जो बेस ईयर से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बस इतना है आधार प्रभाव। ये 2 टर्म हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो है सेवा मूल्य सूचकांक और एक है उत्पादन मूल्य सूचकांक। लेकिन यहाँ पर इनमें दोनों में ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि ये जो सूचकांक है, किस समिति के आधार पर लाई गई थी, किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। तो उत्पादन मूल्य सूचकांक है, अभिजीत सैन्य समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। तो अभिजीत सेन समिति ने मुद्रास्फीति मापन हेतु पीपीआई अर्थात प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स की अवधारणा दी थी। किसने दी थी? ये जरूर याद रखना, उस व्यक्ति का नाम याद रखना, अभिजीत सॉरी अभिजीत सेन समिति ने उत्पादन मूल्य सूचकांक की अवधारणा दी थी। इनके अनुसार उत्पादक स्तर पर वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव की गणना की जानी चाहिए, ताकि ताकि वास्तविक मुद्रास्फीति का मापन किया जा सके। समझे? तो यहाँ पर देख, एक फैक्ट ज़रूर याद रखना कि जो उत्पादन है, उत्पादन किसका? वस्तु एवं सेवाओं का। उनकी जो कीमत में उतार-चढ़ाव आ रहा है, उसकी गणना की जानी चाहिए। उसकी गणना की जाने के लिए ये सूचकांक लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? अभिजीत सैन्य समिति की सिफारिशों पर ये सूचकांक लाया गया था, ताकि हम जो उत्पादक स्तर है, वस्तु तथा सेवाओं की जो कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है, उसकी गणना की जा सके। अगला है सेवा मूल्य सूचकांक। ये लाया गया था किसने? सीपी चंद्रशेखर समिति ने। तो सीपी चंद्रशेखर समिति ने मुद्रास्फीति मापन हेतु सेवा
मूल सूचकांक की अवधारणा दी थी। इनका मानना था कि डब्ल्यूपीआई में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, अतः मुद्रास्फीति मापन में अर्थव्यवस्था के आधे से ज्यादा हिस्से सेवा क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। अतः सेवाओं की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव हेतु सेवा मूल्य सूचकांक को अपनाया जाए। तो इनका एक अपना कारण था कि हम पहले डब्ल्यूपीआई को लेते थे, कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, कोई भी पॉलिसी बनानी है तो उसमें डब्ल्यूपीआई को बेस बनाते थे। हालाँकि अब हम सीपीआई को बनाने लगे गए हैं। तो सीपीआई को बनाने लगे हैं, उसमें वस्तु एवं सेवा दोनों हैं। लेकिन चंद्रशेखर समिति ने ये बोला था, जब डब्ल्यूपीआई में वस्तुओं को ले जा रहा है, वह यहाँ पर इस पे सूचकांक बना ले रहे हैं, तो हम सेवा का एक अलग क्यों ना कर दें? अर्थात सर्विस प्राइस इंडेक्स क्यों ना एक और ला दें? जब डब्ल्यूपीआई ला रहे हैं वस्तु के लिए, तो सॉरी सर्विस सॉरी सर्विस प्राइस इंडेक्स को भी लाया जाए। तो ये सिफारिश थी सीपी चंद्रशेखर समिति की। तो ये किसके द्वारा लाया गया है और ये है क्या आखिर में? और बस इतना ही है कि क्या है और किसके द्वारा किसके द्वारा ये अवधारणा दी है, बस इतना याद रखना। तो ये था हमारा इन्फ्लेशन का चैप्टर, जिसको हमने 3 पार्ट में देखा। हालाँकि ये 2 पार्ट में भी आ सकता था, तो जो लेक्चर 2 था उसमें समय कम था, इसलिए हमने इसको 3 लेक्चर में बना दिया है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फीडबैक ज़रूर दें कि और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।